Okay, we'll begin. Okay, first of all, I would like to thank Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji, CPP Chairperson Srimati Sonia Gandhi ji, LOP Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, AICC GSO, K.C. Venugopal ji, AICC GS in charge of Assam, Shri Jitendra Singh ji, for bestowing me with the responsibility to lead the Assam Pradesh Congress Committee in Assam, and my best wishes to my new colleagues in the Pradesh Congress Committee, and also my best wishes to the outgoing President Shri Bhupen Bora for having done a fantastic job as the party president for the past 4 years. दोस्तों, आज का जो प्रेस वार्तालाप है वो उत्तर पूर्वांचल के साथ जुड़ा हुआ है और हाल में ही उत्तर पूर्वांचल को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के बातों का उल्लेख किया गया, उद्योग का उल्लेख किया गया, निवेश का विवरण किया गया, लेकिन ये सब ज़मीनी हालात से परे हैं। ज़मीनी हालात विशेष रूप से उत्तर पूर्वांचल की बहुत ही चिंताजनक है। आज दो बड़े बीमारियों ने उत्तर पूर्वांचल को जकड़ रखा है। पहला है अवैध कोयला और दूसरा है नशीली पदार्थ, नारकोटिक्स। अब मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जिससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी के छत्रछाया में उत्तर पूर्वांचल किस प्रकार से अवैध कोयला और नशीली पदार्थों का अवैध व्यापार का एक हब बन चुका है। शुरुआत करूंगा कोयला से, और बहुत ही एक विचित्र काम इस साल के अप्रैल महीने में हुआ। 24 तारीख को ईडी ने विभिन्न जगहों पर छापे मारे। वे हैं जगदीगितिम, नौंगाल बिब्रा, जडुगोफा, मार्गरीटा, गुवाहाटी। ये स्थान मेघालय और गुवाहाटी में हैं। और ये छापे मारने के बाद उन्होंने मतलब ईडी ने 25 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में किस प्रकार का अवैध कोयला का एक सिंडिकेट नेक्सस मेघालय असम में चल रहा है उसका विवरण ईडी ने किया है। सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल तक उन्होंने किया है। अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि ईडी इन्वेस्टिगेशन further revealed that a syndicate having persons from Meghalaya and Assam is in charge of ensuring that the trucks containing illegal coal clear the borders of Meghalaya and enter into Assam without any checking, restrictions, where papers were prepared to show this as legally mined coal. The syndicate used to charge rupees 1.27 lakh to rupees 1.5 lakh per truck from the mine owners in the name of commission patronage in cash. The illegal mine coal was stored at depots located at Jogiofa in Assam.
In a subsequent para, it further states, it is further revealed that the cash so generated in the process was collected by the syndicate and was being stored at the places of the cash handlers. These cash handlers were searched and diaries containing cash in out was also seized. It was further revealed that the coal mine owners and the syndicate people used to coordinate with illegal coal mine operators in Margarita, Tinsukia, to make it appear to be mined from legally sourced miners. Last May, during the search, cash of rupees 1.58 crore, digital devices like laptops, mobile phones, and 2 high-end vehicles suspected to be purchased out of the proceeds of crime was seized. तो हमने तो सबसे पहले स्वागत किया, क्योंकि यही बातें बार बार कांग्रेस पार्टी उठाती रही है कि अवैध कोयला का धंधा चल रहा है। इसको हमने सदन के अंदर भी उठाया, इसको हमने सदन के बाहर भी उठाया। तो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ईडी ने ऐसा काम किया, हमने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये बातें असम के मुख्यमंत्री के बातों को झूठा साबित किया। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अवैध कोयला का व्यापार हो ही नहीं रहा, कोई अवैध कोयला है ही नहीं, सब जायज है। तो सरकारी एक तंत्र ने मुख्यमंत्री को झूठा साबित किया, तो इसका तो हमने स्वागत किया। लेकिन जब इसके पश्चात कोई जांच नहीं, इसके पश्चात कोई एसआईटी नहीं, इसके पश्चात कोई अरेस्ट नहीं, तब हमारा संदेह ईडी की तरफ भी गया कि क्या ईडी वास्तव में लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है, या जब उन्होंने कहा ड्यूरिंग द सर्च कैश ऑफ रुपीज 1.58 करोड़ वॉज सीज्ड, वहीं तक उनका काम सीमित हो गया। क्योंकि अवैध कोयला की बात बार बार उत्तर पूर्वांचल में उठती है। इस साल के शुरुआत में जनवरी में आपको याद होगा, लगभग 40 दिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार असम के उमरांगसाउ अंचल में 6-7 श्रमिक जो अवैध रैटहोल माइन में फंस गए थे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 40 दिन लगे, 44 डेज टू बी प्रिसाइज। और तब जाके उनके मृतकों की लाश निकली और इल्लीगल रैटहोल माइन पता चला। और जनवरी के बाद जब राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई, जांच की, तो पता चला कि लगभग 245 इल्लीगल रैटहोल माइंस असम में चल रहे हैं और ये इल्लीगल रैटहोल माइंस बंद कर दिए। हमने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके पश्चात किसकी छत्र छाया में ये इल्लीगल रैटहोल माइनिंग हुए? जिला प्रशासन, जिला पुलिस क्या कर रही थी? माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? और हमको लगा कि अवैध कोयला शायद अब बंद हो गया होगा, कि जब 250 रैटहोल माइंस बंद हुए, सीज हुए। लेकिन जब ईडी का यह छापा 4 तारीख को, सॉरी मई के, अप्रैल के 25 तारीख को हुआ, तो हमको पता चला कि नहीं, जनवरी के बाद अगर जब्त भी हुए कोई इल्लीगल रैटहोल माइंस, अभी भी उत्तर पूर्वांचल में, असम, मेघालय में यह चल रहा है। तो क्या मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन का है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि चुनाव आते हैं, किसी कंपनी पर आईटी रेड होता है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा थोड़ा बीजेपी को सहायता देता है और उसको फिर ठेका मिल जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और फिर सब साफ हो जाता है, सब वाइट वॉश हो जाता है।
तो क्या ये जो कार्रवाई हुई ये बस 1.5 करोड़ रुपए तक जब्त करने तक ही सीमित रहेगी? क्यों इस पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों इस पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्या यह है नेडा का काम? असम मेघालय से यही काम हो रहा है? यही है वास्तविक स्थिति। वो राइजिंग नोटिस तो वो उद्योग जो भविष्य में होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार का कोयला सिंडिकेट उत्तर पूर्वांचल की इकोनॉमी, इकोलॉजी और सोसाइटी में तनाव पैदा कर रहा है, तनाव पैदा कर रहा है। और हम तो मांग करते हैं कि इसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 राज्यों का सवाल है, असम में है, मेघालय में है। इस जो नेक्सस है, विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन from state and center, this would not have been possible, and therefore we demand a CBI inquiry. And this shows the menace of coal, despite rat hole mining being banned, despite rat hole mining being seized. This just shows the fact that all this was made public, and yet the state government has taken no action. That means some politically important people, PIP, politically important persons, are involved in this. And that is why they don't want to take more action. Similarly, the other problem that I said that is wrecking the societies of Northeast is drugs. It is unfortunate the amount of drugs that is coming in from Myanmar. And I'm unable to fathom why the BJP and its allies, being in power in the Northeast, Union Home Minister Amit Shah visiting Northeast so many times, they are still unable to wrest this menace of drugs. Let me read out a few lines from this note. Drug menace in the state of Meghalaya and Mizoram. In the state of Mizoram and Meghalaya, smuggling of drugs has been increasing. The rise in smuggling is due to the trouble in the state of Manipur. Let me remind you that there was, and I said this in Parliament also, a very brave policewoman who received a medal of bravery from the Manipur state government. She had to return that medal because when she apprehended a important influential person related to drug smuggling, she got a call from the Chief Minister office to let that person go. That lady officer was so disgusted that she returned the medal. Back to Mizoram, the Minister of Excise and Narcotics in Mizoram, Mr. Hamar, has himself said that there has been an increase in smuggling of narcotics into the state of Mizoram. In addition, between April 2024, January 31, 2025, 34 kgs of heroin, 34 kgs of methamphetamine, 329.7 kgs of ganja, 1.31 kgs of nitrazepam, 152 kgs of cough syrup was also seized. 458 people were booked for drug trafficking. What we are seeing is that the number of arrests is only increasing. That means that these arrests are having no deterrence effect on the supply and movement of drugs. This is something that we have raised in Parliament also. We understand that the government reports the increasing number of arrests as a proof of its performance. But if these arrests were to act as a deterrence, the volume of drugs seized would have come down. But that's not happening. It's on Parliament record also that this continues to increase. A similar situation exists in Meghalaya, where the State Minister Paul Lyngdoh has said that the total number of addicts in Meghalaya is roughly 3 lakh,
which is 10% of the population. This indicates an alarming rise in drug abuse. The most frightening aspect of this statistic is that the majority of the drug users are between the age of 15 to 29. The prevalence rate among the youth is 30%. In recent years, 42.75 kg of heroin, 13,000 kg of ganja and opium along with cash and arms have been seized in Meghalaya. So what I'm worried is that in mainstream media, the problem of drugs is mainly concerned or mainly discussed with respect to the western part of India, with respect to the drugs that are seized in a very specific port in Gujarat. But I want through this main discussion that the mainstream media should also focus on the question of drug menace in Northeast and ask what the state governments have been doing. It is perilous, the situation is dire, with neighbors which are unstable, such as Myanmar and Bangladesh. The situation in the Northeast, which are our border states, are extremely perilous. And I must say, while I use this press conference to talk about the problem of coal and drugs in the Northeast, I read somewhere that Honorable Prime Minister Modi, while referring to China, made light of the physical features of the people of China, especially with respect to the shape and size of their eyes. Let me educate the Honorable Prime Minister that when young men and women, boys and girls, come from the Northeast to different parts of India, they are often teased for that very same physical features. This kind of language only perpetuates the harassment and the language that is used to taunt and tease the people of the Northeast. By all means, the Prime Minister has the right to focus on various problems between India and China with respect to the trade deficit and the border situation. But I must ask him to be also sensitive on these matters, because these matters have caused a lot of trauma for people, young people of Northeast, who often talk to me and complain to me about how they feel when they come to Delhi, Bombay, Pune for their studies. So with that, I would like to close my opening statements, and if you have any questions, I'll be happy to answer them. गौरव जी, आपने ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पीपल की बात की, पीआईबी, ये कौन लोग हैं, क्या इनकी जानकारी आपको है? क्या आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं? देखिए, मणिपुर का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मणिपुर की एक जाबाज पुलिस अफसर ने जो शौर्य का मेडल उनको मिला, उन्होंने उसको वापस लौटाया जब उनको चीफ मिनिस्टर, उस समय की चीफ मिनिस्टर जो अभी नहीं है, उस समय की चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से उसको फ़ोन गया कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दो। और अगर इतना जानकारी आने के बाद इतने सारे ठोस कदम, इतने सारे कैश इन कैश आउट, डायरी सीज हुए, लैपटॉप सीज हुए, इतने सारे जांच होने के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट तक ही ये बात रह जाती है, कुछ और नहीं होता है, तो निश्चय ही इसमें गृह विभाग, असम मेघालय का, इसमें माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, लोकल प्रशासन, इसमें निश्चय ही उनकी एक भूमिका, व्यर्थता, विफलता रहेगी, और इसीलिए हमारी मांग सीबीआई की है। In Assam, we need a new economic model. In Assam, we have to end the rule of corruption, misrule, loot and fear that is being perpetuated
by the current BJP government, and we have to return the right of free speech to young people of Assam. गौरव सर, गौरव सर, मेरा सवाल आपसे एक तो ये है कि जो आपने प्रधानमंत्री को लेके वक्तव्य दिया था अंग्रेजी में, उसे हिंदी में भी बोल दीजिएगा, तो आपके लास्ट कमेंट थे। और दूसरा सवाल ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट की, असम की, मेघालय की तमाम जो बातें हैं वो आप सामने रख रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप है, मुख्यमंत्री हैं, वो आप पर ही निजी हमले करते हैं। अब आप प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को आप उनका जवाब देंगे? और दूसरा, जो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, इसको कैसे आप आगे फोर फ्रंट पे लाएंगे? क्योंकि बीजेपी की लीडरशिप ने कभी भी मुख्यमंत्री के किसी भी बात को उन्होंने ना नकारा है, ना ही खंडन किया है। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जायज़ रूप से इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, चाइना से बहुत से प्रोडक्ट्स कम दामों में इंडिया में आते हैं, उस बात की आलोचना करते हुए चाइना के लोगों के आँखों के जो शेप है, साइज़ है, उनके आँखों के ऊपर जो टिप्पणी दी, मैं बस चाहता हूं कि वो इस बात का संज्ञान ले कि उसी प्रकार की टिप्पणी उत्तर पूर्वांचल के युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को सुनना पड़ता है जब वो उत्तर पूर्वांचल छोड़कर देश के विभिन्न कोने में जाते हैं। और इस प्रकार के बातों को सुनकर उत्तर पूर्वांचल के समाज को ठेस पहुंचती है। जो अपनापन उनको महसूस करना होता है भारत में कहीं भी जाकर, वो अपनापन में वो थोड़ा दूरी वो महसूस करते हैं। तो इसीलिए मैं बस प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का भी संज्ञान उस बात का संज्ञान में देना चाहता हूं कि इस प्रकार का भाषा काफ़ी बार उत्तर पूर्वांचल के युवा समाज को हरास और मेंटली टॉर्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जहां तक दूसरी बात है, असम के मुख्यमंत्री जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत आरोप उठाते हैं, मैं तो पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बहुत समय से एक लोगों के बीच में ये भी एक राय था कि मेरी राजनीतिक भूमिका ज़्यादातर राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित है। राज्य की राजनीति में, असम के राज्य के राजनीति में मेरी भूमिका कम है, लेकिन वे जिस प्रकार से पहले डिलिमिटेशन के द्वारा, जिसमें किसी लोकसभा में नहीं, सिर्फ मेरे ही लोकसभा के 2 टुकड़े हुए, और उसके पश्चात पिछले 3-4 महीने से जो नॉनसेंसिकल बातें कर रहे हैं, उन्होंने मेरे कद को बहुत ऊंचा कर दिया है। तो ये जो एक भ्रम या लोगों के बीच में एक सोच था कि मैं सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति तक ही मैं सीमित हो, असम के राजनीति में मेरी भूमिका कम है, वो मुख्यमंत्री ने ही खुद ही तोड़ा है उसको। और मैं साथ ही साथ में अपने दल के नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य था कि ऐसे कुछ बातें कहें जिससे कि हमारे कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है हमारे तरफ संदेह के नज़रिए से हमें देखे, या कुछ मन में कुछ आशंकाएं आएँ, मन में कुछ डाउट्स आएँ। तो मैं अपने दल के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुख्यमंत्री की जो ये मंशा थी, उन्होंने उसको नकारा और पूर्ण रूप से हमारा समर्थन किया है, हमारा आशीर्वाद किया है। तो मुख्यमंत्री दोबारा इस बार भी डिलिमिटेशन, जोरहाट, और अब इस बार भी वो अपने मंसूबे में विफल हुए हैं। Gaurav ji, yesterday Bhupen Bora, your predecessor, he held a PC in Guwahati, where he spoke about the need to revive the Assam Sonminito Morcha, the coalition you had, which collapsed before the by-polls last year. So do you, as the president of the current Assam unit, do you plan to revive that coalition? And second question is, he also described AUDF as a communal force, and he advised the Congress to stay away from AUDF in the near future against tying up with the AUDF. So would you also agree with that characterization of AUDF as a communal force, and for the Congress to stay away from AUDF? I think these are all very important questions. These are all very important subjects. They are best to be discussed
in a party forum among senior leaders, we should hear each and every's view. As a party president, it would be presumptuous of me to assert my view or opinion before having a discussion with my colleagues on this matter. But as I said, on many cases, we did have an alliance with AIUDF up till 2021, and then we broke off that alliance, and often we have felt that the AIUDF, through its conduct, has behaved as the B team of the BJP. गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पिता भी असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे वक्त तक वो मुख्यमंत्री थे, और अगले साल विधानसभा चुनाव असम के भीतर है। उससे पहले आपको पार्टी की कमान दी गई है, आपको मुखिया बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्या ये मान के चला जाए कि गौरव गोगोई मुख्यमंत्री का भी चेहरा होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोबारा अपने दल के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, और हमारे सामने लक्ष्य दो हैं। पहला लक्ष्य ये है कि हमको जो आंकड़े हैं, 60 का जो आंकड़ा है, उसको हमको भेदना है, तभी जाकर हमारी नेतृत्व में एक सरकार बन सकती है। सरकार बनने के बाद आला कमान पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि उस 60 के आंकड़े को हमको भेदना है। और दूसरा हमारा जिम्मेवारी वर्तमान में ये है, जो इससे पहले भी जो सवाल आया है, कि हम असम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज असम भ्रष्टाचार, लूट, भय और गुंडागर्दी से जकड़ा हुआ है, और इस जकड़ से हम असम के लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं। ये हमारी दो कोशिशें रहेंगी। गौरव जी, जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा आप पर, आपकी पत्नी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, राज्य में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर वो जांच नहीं कराते, आप पर लगातार हमले करते हैं, तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जिस दल का राजनीति ही मानहानि है, तो उस पर कितने मानहानि केस लगाओगे? उनका पूरा दल ही मानहानि पर निर्भर है, उनका पूरा कार्य ही मानहानि पर निर्भर है। तो आज एक लगाऊंगा, कल दो और मानहानि के बातें कहेंगे, तो ये कर सकते हैं, पर उनका वो अपने जो राजनीतिक जो उनके अस्त्र हैं मानहानि, वो तो उनका मूल मंत्र है कि कैसे किसी का छवि बदनाम करना। आप देख रहे हैं कि आज पहलगाम को लेकर भी उनके दल के नेता किस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया विधवाओं के प्रति। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक सांसद ने यूनिफॉर्म को पहने हुए एक जाबाज हमारी कर्नल का अपमान किया। मानहानि तो उनके रग रग में है। तो आपने वो भी देखा कि जब उनको वाजिब लगा तो उन्होंने हिमांशी नारवाल जी का क्रिएटिव यूज़ किया, और जब हिमांशी नारवाल जी ने सद्भावना की बात की तो वही आईटी सेल उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री तक को नहीं छोड़ा, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। जहां तक इस बात जो विभिन्न आरोप आते हैं, वो बात क्योंकि विभिन्न समय से आ रही है, वो बात हमारे प्रदेश में भी बहुत बातें आ चुकी है। तो कुछ स्पष्टीकरण भी, ताकि हमारे प्रदेश के लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 14-15 साल पहले, मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय, आज से 14-15 साल 11 में हैं, तब वो एक साल वहाँ पे थी, और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही, और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई, और तब से वो काम करी, और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले
12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात। मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है। और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैर कानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है, सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं, सदन में एकदम बेबाक बातें रखता हूं, तो मेरा जो भी बायोडेटा सीवी सबके पास है। तो पिछले 11-12 साल में ये सरकार क्या कर रही है? तो एक साल है चुनाव के लिए, चुनावी मंशा से, और जैसे कि मैंने दोबारा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था, जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया। गौरव जी इधर से सवाल है। रवि त्रिपाठी हूँ, जी न्यूज से। सत्ता की चाबी पहले उठा लीजिए। गौरव जी, सवाल ये है कि आपने AIUDF को कहा कि बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करती है, लेकिन लोग जानते हैं कि चूंकि हेमंता कांग्रेस से गए हैं और कांग्रेस में एक बड़ी टीम है जो हेमंता के लिए बी टीम के तौर पे काम करती है। चूंकि आपको प्रदेश की कमान मिली है, तो आप उस बी टीम से कैसे निपटेंगे और उसका क्या करेंगे जो आपके पार्टी में रहते हुए हेमंता के लिए काम करते हैं? देखिए, हमें असम के जनता पर पूरा विश्वास है। इस जनता ने हमें हर समय हमारा साथ दिया है। पिछले जोरहाट की लोकसभा की मैं बात बता दूं कि उससे पहले आपको भी पता है कि मैं कल्याण लोकसभा का मैं सांसद था, और 2023 में डिलिमिटेशन हुई। असम में 14 लोकसभा हैं, 14 में से सिर्फ एक ही लोकसभा के 2 टुकड़े हुए, वो था मेरा। और उसके पश्चात भी उन्होंने पूरी अपनी भाजपा ने ताकत लगाई, पूरा सरकार बैठ गया, पूरी उन्होंने ताम झाम सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब उन्होंने कोशिश की, और अंत में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। तो हमारी पूरी उम्मीद है असम की जनता पर कि असम की जनता को आज एक नया असम की उम्मीद में है, एक नई राजनीति की उम्मीद में है, एक नई अर्थव्यवस्था की उम्मीद में है, एक नई सामाजिक व्यवस्था की उम्मीद में है। और इसीलिए हमारी असम की जनता, जो हिमंत बिश्व शर्मा से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जानती है, तो उन पर पूरा हमारा विश्वास है। Gaurav ji, with less than a year left for Assam Assembly elections, I mean, you've been handed over the command of the Congress, and you've also been facing a smear campaign, against you and your family. So what is going to be your strategy going forward with less than a year left, to bring the Congress to power and to fight the smear campaign against you? See, the people of Assam have totally rejected this smear campaign. As I said, this smear campaign was done to instill doubt in the minds of my seniors and leaders in the party. All doubts were dispelled by the decision of the party, and I am thankful to the Chief Minister for raising and elevating my profile in the state, and I'm also thankful to him for exposing his fear and insecurity in such a transparent manner. इतना डर और इतना भय उनमें समाया हुआ है, हमने सोचा नहीं था। तो ये तो पूरा आप सब लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं। तो लोग ये आज एक जो माहौल है वहाँ का, गुंडागर्दी का, भ्रष्टाचार का, लूट का, इस माहौल से मुक्ति पाना चाहते हैं। और यही हमारा मकसद है कि क्योंकि हम इस माहौल को बदलेंगे और वे रहेंगे तो ये माहौल और बढ़ता जाएगा। गौरव सर, इधर फॉरेन डेलीगेशन में गए शशि थरूर जी ने ये कहा है कि
क्या कहेंगे? दूसरा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उदित राज, उन्होंने ये कहा है कि वो शशि थरूर जो हैं वो मुख्य प्रवक्ता बन गए हैं बीजेपी का, इस पर क्या कहेंगे? On the larger point of foreign delegations, I think the Congress party has behaved in a very responsible manner. Since the first day, हमने सरकार का समर्थन किया है. राहुल गांधी जी ने इसी मंच से पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने का परामर्श आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है. विदेश में जो विभिन्न सांसदों का डेलीगेशन गया है उसमें भी हमने समर्थन किया है. हमारी मन में बस यही प्रश्न है कि भारत सरकार सांसदों को विदेश भेज रही है तो क्यों ना सारे सांसदों को दिल्ली में बुलाकर संसद में एक विशेष सत्र क्यों ना हो. जब हमारे सांसद बाहर जाकर विदेशी सरकार को अपना पक्ष भारत का पक्ष रख सकते हैं तो सदन लोकतंत्र के मंदिर में हम भारत का पक्ष क्यों नहीं रख सकते. और इस पक्ष से इस सुझाव से, राहुल गांधी जी की सुझाव से, विभिन्न दलों के सुझाव से, आदरणीय ममता जी ने भी इसको लेकर ये अपनी बात रखी. इस सुझाव से भाजपा क्यों मुकरती है, ये हमारा प्रश्न उनसे है. गौरव जी, एक असम सॉरी, वन सेकंड. About it, the TMC has also spoken about it separately, but will the India bloc come together for this demand? And the second is that you were speaking about the Assam elections and how the campaign has been going on against you. Is there an apprehension that the election campaign in Assam would become more about the allegations against you rather than the vision of the of Assam that you want? And how would you counter that? First of all, Shri Rahul Gandhi ji has made the demand for a special session very clear. I believe Tejasvi Yadav ji also in various public forums has made this demand. I have myself read the statement of Shri Mamata Banerjee ji, Chief Minister of West Bengal, and therefore we are in talks with our India allies on this matter. Secondly, you see, my opinion, my honest opinion is that this smear campaign which has happened against my family particular is nothing but a cover that the Chief Minister wants to bring to his own activities via his family. The Chief Minister of Assam has used his family to amass ill-gotten wealth and huge properties. This is something that we have stated in our previous conferences, in press conferences also. There are press statements as to how members of his family are heading 17 companies, members of his family are getting benefits of government contracts. So, in my personal opinion, this smear campaign is nothing but to purchase some kind of a shield or obfuscate the activities that he has been indulging in, illegal activities via his own family. Our aim, as I said, we have laid out the facts today about my wife's role in the public policy sector. I have laid out the facts related to my personal visit 11 years ago to Pakistan. When it comes to questions related to the citizenship of my members of my family, I believe that's a very private and personal matter. But the facts are now out here. It is for the Chief Minister that if he has found something illegal, to make those facts public, and for God's sake, please concentrate on the real issues such as coal and drugs, which is wrecking the economy, ecology, and the society. That's what we hope that they will do, but that's definitely what we will do, which is to focus on the real issues affecting Assam. In your family, 3 persons are not Indian. That is Vice Chief Minister. So first of all, on such an important matter of national security, and where he is bringing in all sorts of ludicrous
and ridiculous. What is it? Ludicrous and ridiculous allegations. Why wait till 10 September? Is this a cinema going on? कोई पिक्चर चल रहा है क्या कि 10 सितंबर में आपको पता चलेगा? ऐसा एक इतना संवेदनशील मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन का, तो आप तो एकदम सीरियसली लेना चाहिए और 11 साल से क्या कर रहे हैं वो भी बताना चाहिए। 10 सितंबर कोई पिक्चर चल रहा है क्या? ये बाहुबली 1 बाहुबली 2 चल रहा है क्या कि हम 10 सितंबर तक इंतज़ार करें? मजाक बना के रखा है। और ये कोई नई बात नहीं है उनका। आपको याद होगा एक टाइम पर उन्होंने राहुल गांधी जी का बॉडी डबल वो देखते थे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में असम गए, तो जब हमारी यात्रा असम से जा रही थी तो एक हमारे बीच में एक युवक था जो राहुल गांधी जी के लुक से बहुत प्रेरित होकर उसने भी अपना उस प्रकार से पहनने का ढंग और वो सब उन्होंने हूबहू वैसे कर दिया क्योंकि वो इससे प्रेरित थे। अब उसी को ऐसा उसमें तड़का मसाला डाला और जिसमें असम के मुख्यमंत्री के पद से प्रेस वार्तालाप से बोल रहे हैं कि वो ये तो बॉडी डबल है। राहुल गांधी जी बॉडी डबल इस्तेमाल करते हैं, वो बस के अंदर बैठते हैं और बॉडी डबल को राहुल गांधी के द्वारा दिखाते हैं। तो इस प्रकार की उनकी बातें हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये जो बातें वो मेरे संदर्भ में निकाल रहे हैं कि मैं दूसरे देश जासूस, वो उन्होंने शायद मेरा कहीं बॉडी डबल देख लिया होगा। मुझे तो यही लगता है। आ रही है कि अभियोग पर विचार चल रहा है। अगर सरकार अभियोग लेकर आती है तो क्या, एक तो पहला कि क्या कांग्रेस पार्टी से इस बारे में कोई बातचीत हुई है? जुलाई में सेशन होना है और अगर हुई है तो अगर अभियोग आता है, महाभियोग आता है, तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? I think we will discuss that in a party forum and get back to you on that. Thank you.